Hello friends, how are you all doing? I hope everyone is staying safe and healthy in these rainy days. I know we all have busy schedules, but don't worry, I have something special for you. My name is Danesh and I am excited to announce that I have a new novel for you all. And the best part is it's an audiobook. That's right, you can now listen to my exclusive audiobook on my YouTube channel, that is Book Talks with Dhanesh. So sit back, relax, and get ready to escape into a new world with this amazing novel. Don't forget to like, comment, and subscribe for more exciting content. Till then, happy listening. सो गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में सुना था कि युग और अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी खोलते हैं और सब निहारने लगते हैं और फिर युग एक लड़की को देखता है, वो भी उसके सपने में। तो कौन थी वो लड़की? आखिर में हमने ये भी सुना था कि युग गांव आने के बाद कुछ स्टार्टअप की बात कर रहा था। तो क्या था वो स्टार्टअप? वही जानने के लिए आज हम सुनने जा रहे हैं हमारा 6th चैप्टर ऑफ यक्षिणी एक रास। चैप्टर 6, मौत का पहला संकेत। युग अभिमन्यु का सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? खेती? खेती नहीं, ऑर्गेनिक खेती। दोनों में अंतर है। मैंने देखा है आजकल बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना सब कुछ छोड़कर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा सा बिजनेस है और मुझे यकीन है मैं भी ये कर सकता हूँ और इसे एक अच्छा स्टार्टअप बना सकता हूँ। हाँ, ये सब पता है मुझे। पर तू ये बता, तुझे खेती करनी आती भी है? आती तो नहीं, पर हाँ, सीख जाऊंगा। वो कैसे? यार, आजकल यूट्यूब सब सिखा देता है। लाइव सेशन भी होते हैं और वैसे भी इंटरनेट सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक उसी के लिए नहीं है, समझा? चल, ये भी ठीक है। पर तू खेती करेगा कहाँ? तेरे पास जमीन भी है खेती करने के लिए? अभिमन्यु, तू अंधा है क्या? तूने कोठी के बाहर जो 2 हेक्टर जमीन खाली है वो नहीं दिखी क्या? बेटा, वो जमीन नहीं, कब्रिस्तान है। तू शायद भूल रहा है। तेरी ये ग्रेवयार्ड कोठी कब्रिस्तान के ऊपर बनाई है। तू कब्रिस्तान के ऊपर खेती करना चाहता है? यार अभिमन्यु, तू कैसी बातें कर रहा है? कोई 2 हेक्टर में कब्रिस्तान बनाता है क्या? हो सकता है ये कोठी कब्रिस्तान के ऊपर बनी हो, बाकी जगह ठीक हो। और एक बात बता, तू मेरा दोस्त है ना, तो तुझे तो मुझे मोटिवेट करना चाहिए खेती करने के लिए कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और देश की तरक्की भी होगी। तू मुझे इतना डीमोटिवेट क्यों कर रहा है? अभिमन्यु को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो कहता है, सॉरी यार, मैं भूल गया था कि इंसान को नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि नौकरी देने के लिए काबिल बनना चाहिए। तेरे इस काम में मैं पूरी तरह तेरे साथ हूँ। बस तू एक आवाज़ लगा देना कि क्या मदद चाहिए तुझे और मैं झट से हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया यार। जब तेरे जैसा दोस्त मेरे साथ है तो कोई भी चुनौती मुझे रोक नहीं सकती। तो फिर काम शुरू करें। कैसा काम? युग अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, यार तू फिर भूल गया। कल रात मैंने बोला था ना कि सुबह सफाई करेंगे। दिख नहीं रहा कितना धूल है यहाँ पर? हाँ यार, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। पर तू खुद देख, कितनी बड़ी हवेली है। अगर हम दोनों 2 दिनों तक लगातार सफाई करते रहे, तभी भी पूरी धूल साफ नहीं होने वाली। तो फिर क्या करे? तू चाहता है ऐसे ही धूल रहने दे, सफाई ना करे? अरे अरे,
मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तेरा? मेरा मतलब था कि किसी को मदद के लिए बुला लेते हैं, दो तीन रहेंगे तो जल्दी हो जाएगी सफाई। किसको बुलाएंगे? कौन आना चाहेगा ग्रेवयार्ड कोटी में? यार, तू भूल रहा है, अपने पुराने यार अभी भी इसी गांव में हैं। रुक, मैं उसे फोन करता हूँ। उसे किसे? कछुए को यार। युग कुछ याद करते हुए कहता है, ये तो वही कछुए की बात तो नहीं कर रहा जिसका असली नाम कचेंदर था और वो सब काम धीरे धीरे करता था, इसीलिए हमने उसका नाम कछुआ रख दिया था। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्या ये अभी भी स्लो है, बचपन की तरह? जब तुम मिलोगे तो खुद देख लेना। इतना कहकर अभिमन्यु अपना मोबाइल निकालता है और कछुए को फोन करने लग जाता है। अभिमन्यु फोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ, कछुआ, कहाँ पर है तू? फोन के अंदर से कछुए की आवाज आती है, वो अभिमन्यु, मैं किश्नोई नदी पर हूँ। तू सुबह सुबह कृष्णा नदी पर क्या कर रहा है? तेरे घर में शौचालय नहीं बना है क्या, जो सुबह सुबह हल्का होने नदी पर चला गया? यार अभिमन्यु, देख, अभी ना, मैं तेरे साथ मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। यार, तेरे दिमाग सुबह सुबह इतना गर्म क्यों है? क्या हुआ? यार, यहाँ पर कृष्ण नदी में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या कहा? कृष्णा नदी में कांड हो गया है? पर क्या? यार, तू खुद आकर देख ले, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। इतना कहकर दूसरे साइड से फोन कट हो जाता है। अभिमन्यु बात करते हुए कहता है, हेलो। अरे, अरे क्या हुआ ये तो बता दे। जैसे ही फोन कट होता है, युग अभिमन्यु से पूछता है, क्या हुआ? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? यार, कृष्णा नदी में एक कांड हो गया है। कांड हो गया है? पर क्या? पता नहीं यार, पर मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? पर क्यों? क्योंकि यार, कल रात अपन दोनों ही कृष्णा नदी पर थे। कहीं हम दोनों के जाने के बाद यक्षिनी ने किसी को अपना शिकार तो नहीं बना लिया? युग अभिमन्यु को चिढ़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, तू फिर शुरू हो गया। तेरी कहानी यक्षिनी पर ही शुरू और यक्षिनी पर ही खत्म क्यों होती है? ये भी तो हो सकता है कि नदी पर कुछ और हुआ हो। यार, युग, फिर तू ही बता, वहां पर क्या हुआ होगा? वो तो अब वहीं पर जाकर पता चलेगा। चल फिर। युग और अभिमन्यु कृष्ण नदी जाने के लिए निकलने लगते हैं। वो दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि तभी अभिमन्यु की नजर दरवाजे के बगल में रखी दो काली छतरी पर पड़ती है। अभिमन्यु युग से कहता है, एक काम कर युग, ये छतरी भी रख ले। छतरी? पर क्यों? मैंने खिड़की से बाहर देखा था, मौसम खुला हुआ है, मुझे नहीं लगता बारिश होगी। यार, मैंने जितना कहा तू बस अभी उतना ही कर, कोई सवाल मत कर, समझा? हाँ, ठीक है। अभिमन्यु के कहने पर युग छतरी पकड़ लेता है और वो दोनों कृष्ण नदी जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों कृष्ण नदी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नदी पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। ऐसा लग रहा था कि सारे गांव के लोग वहीं पर इकट्ठा हो गए थे। भीड़ में अभिमन्यु कछुए को ढूंढने लग जाता है। अभिमन्यु अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार, इतनी भीड़ में कछुए को कैसे ढूंढूं? एक तो उसकी छोटी सी हाइट, ऊपर से दुबला पतला, पता नहीं कहाँ पर फंस कर बैठा होगा।
इस भीड़ में। युग भी अपना सिर खुजाते हुए कहता है, तू ये सोच रहा है कि कछुए को कैसे ढूंढे, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी सारी भीड़ आखिर जमा क्यों हुई है। जितना मुझे लगता है गांव के मेले में भी इतनी सारी भीड़ जमा नहीं होती होगी। हाँ, सही कहा। मैं भी जब से गांव में आया हूँ पहली बार इतने लोगों को एक साथ देख रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चल थोड़ा पास चलकर देखते हैं कि हुआ क्या है, शायद कुछ पता चल जाए। युग और अभिमन्यु भीड़ के अंदर घुसने लग जाते हैं। वो दोनों अभी एक दो कदम चले ही थे कि उन्हें कछुआ दिख जाता है। अभिमन्यु युग से कहता है, यार, वो देख कछुआ। कहाँ पर यार? अभिमन्यु अपने राइट हैंड से सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है, अरे वो देखना, सामने। कहाँ यार? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तुझे कहाँ दिख गया? अभिमन्यु कछुए को आवाज लगाते हुए कहता है, कछुआ, ओ कछुआ। अभिमन्यु से करीब 20-25 कदम दूर पर एक दुबला पतला लड़का खड़ा हुआ था, जो काली बनियान पहना हुआ था, रंग काला, छोटे छोटे बाल। वो लड़का अभिमन्यु को देख लेता है और धीरे धीरे कहता है, अरे अभिमन्यु, तू आ गया। अभिमन्यु कछुए को बुलाते हुए कहता है, हाँ, आ गया। जरा यहाँ पर तो आ। कछुआ धीरे धीरे भीड़ को हटाते हुए अभिमन्यु के पास जाने लगता है। कछुआ इतने धीरे चल रहा था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो करीब आधे घंटे में अभिमन्यु के पास पहुंचेगा। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, यार, ये तो अभी तक बचपन की तरह स्लो ही है। एक काम करते हैं, हम ही चलते हैं उसके पास, वरना ये तो कल तक यहाँ पर पहुंच जाएगा। हाँ, चल। युग और अभिमन्यु कछुए के पास चले जाते हैं। कछुआ युग को घूरते हुए कहता है, ये कौन है? कछुए के सवाल का युग कुछ जवाब देता उसके पहले ही अभिमन्यु बोलता है, अरे, इसको नहीं पहचाना? यह अपना युग है, अपने बचपन का दोस्त। भूल गया? यही तो तुझे टीचर से मार खाने से बचाता था। कछुआ कुछ याद करते हुए कहता है, अच्छा, ये युग है। ये कब आया? अभिमन्यु कछुए की बात को काटते हुए कहता है, ये सब मैं बाद में बताता हूँ तुझे। पहले तू मुझे ये बता, यहाँ पर क्या हुआ है? इतनी सारी भीड़ क्यों है? कछुआ अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यार, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि तुझे पता है ना, मेरा दिल बहुत कमजोर है। तू खुद चलकर देख ले कि क्या हुआ है। कछुआ युग और अभिमन्यु का हाथ पकड़ता है और भीड़ को साइड हटाते हुए उन्हें नदी के किनारे पर ले जाने लगता है। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर युग और अभिमन्यु की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नदी के किनारे पर करीब 30-40 कौवे मरे पड़े थे। युग हैरानी के साथ कहता है, ये क्या? इतनी सारी कौवों की मौत कैसे हो गई? अभिमन्यु कौवों को देखकर इतना परेशान हो गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। कछुआ मरे पड़े कौवों को देखते हुए कहता है, वही तो युग, तुझे पता है, कुछ सालों से हमारे गांव में एक भी कौवे नजर नहीं आ रहे थे, और आज दिखे भी तो वो भी इतने सारे, वो भी ऐसे हालत में मरे हुए। उन तीनों के पास कुछ 4 आदमी खड़े हुए थे जो आपस में बातें कर रहे थे। पहला आदमी कहता है, उन्हीं आओ दे चिन, उसले संकेत करे कोच, मृत्यु के खेल शुरू भये खोज।
दूसरा आदमी कहता है, तपाई सही होनो ऊंच उनी आओ दे चिन ये मृत्यु के तहिलो किनु मुनु चुनु। युग हैरानी के साथ कहता है, ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये लोग आपस में नेपाली में बात कर रहे हैं। तुझे तो पता है हमारे मेघालय में नेपाली, बंगाली, खासी, असमिया, सिलेहती, बोडो, बियाद, प्रार और हाजोंग भाषाएं बोली जाती है। युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार मैंने तुझसे मेघालय की भाषा का इतिहास नहीं पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आदमी आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तुझे पता है ना, मुझे नेपाली नहीं आती। हाँ, बता रहा हूँ, चिढ़ क्यों रहा है? ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि वो आने वाली है। उसने संकेत दे दिया है। मौत का खेल शुरू हो गया है। ये मौत का पहला संकेत है। युग हैरानी के साथ कहता है, ये लोग किसकी बातें कर रहे हैं? कौन आने वाली है और उसने क्या संकेत दिया है? कछुआ धीरे से कहता है, यक्षिनी। युग, यक्षिनी आने वाली है, ये उसी ने मौत का संकेत दिया है। युग कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार, मुझे लग रहा है ये सब हमारे कारण हो रहा है। हमारे कारण? पर कैसे? यार देख, कल रात ही हम दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला और फिर सुबह होते ही इतने सारे कौवों का मरना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? तुम दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोल दिया? पर क्यों? तुम्हें पता नहीं है क्या? ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिनी का दूसरा ठिकाना है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मर्दों को अब अपना शिकार बनाएगी। युग कछुए को समझाते हुए कहता है, यार कछुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ ये कौवे कैसे मरे। कल रात ना, ये अभिमन्यु अपने साथ एक डिवाइस लाया था, उसमें से आवाज आ रही थी। हो सकता है कि वही आवाजें वो सह नहीं पाई और उनके डेथ हो गई। तुझे तो पता ही होगा कि इन पक्षियों पर मोबाइल की वेव का कितना असर पड़ता है। अभिमन्यु कहता है, यार युग, अब तू सारा इल्जाम मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर डिवाइस के ऊपर मत लगा, समझा? चल, तेरे लिए मैं मान भी लेता हूँ कि ये कौवे मेरे डिवाइस की आवाज से मरे। पर तू बता, सिर्फ कौवे ही क्यों मरे? और कोई पशु पक्षी भी तो मर सकते थे। जरा गौर से देख, यहाँ पर जितने भी शव है वो सब कौवे के ही है। अभिमन्यु की बात सुनकर युग चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, ये संकेत है योग, मौत के आने के पहले का। तुझे कौवे के बारे में नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? यही कि हमारे हिंदू शास्त्रों में कौवे को यमराज का दूत कहा गया है। ऐसा मान्यता है कि कौवा यमलोक में जाकर पृथ्वीवासियों के विषय में चित्रगुप्त जी को सूचित करता है। यानी कौवा ही व्यक्ति की जिंदगी में किए गए लेखे झोंके का हिसाब रखता है। परंतु शगुन शास्त्र के अनुसार कौवा मात्र यमलोक में ही नहीं, बल्कि हम इंसानों को भी धरती पर संकेत देकर आने वाले कल की भविष्यवाणी करता है। और इतने सारे मौत का संकेत है कि जल्द गांव में बहुत से मौत होने वाली है। कछुआ भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है,
हाँ युग, ये अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कहता है। मेरी दादी बताती है कि पुराने समय में ये परंपरा थी कि अगर किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए और चोंच मार दे तो जरूर कुछ बुरा होने वाला होता है। आने वाली मुसीबत से बचने के लिए वो इंसान अपने रिश्तेदार को झूठा पत्र लिखकर अपने मौत की जानकारी देता था। क्या? पर क्यों? वो इसीलिए क्योंकि मौत की झूठी खबर सुनकर उसके परिजन उसका मौत का शोक करते थे और फिर उसी दिन दूसरा पत्र भेजा जाता था कि ये एक झूठी खबर थी। लिखते थे उसके सिर पर कौवा बैठ गया था। मान्यता है कि झूठी खबर उड़ाने से कौवे द्वारा लाया गया संकट दूर हो जाता है। युग अभिमन्यु और कछुए की बात को नकारते हुए कहता है, अगर तुम दोनों को ये सब पता है तो क्या ये नहीं पता कि काकभुशुंडी जी श्री राम के परम भक्त थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। आज के जमाने में कौवों को काकभुशुंडी जी की प्रतिमा माना जाता है। मान्यता है कि यदि कौवा किसी के सिर पर बैठकर चोंच मार दे तो अशुभ होता है। पर यह भी मान्यता है कि कौवा सिर्फ आपके सिर पर बैठे तो परम शुभ होता है। अब तुम दोनों ये बताओ, हम कैसे पता लगाए कि कौवा हमारे सिर पर सिर्फ बैठा था या उसने चोंच मारी होगी? अभिमन्यु और कछुआ चुप ही रहते हैं। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, देखो यार, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता है। किसी के धर्म में कौवा का दिखना शुभ माना जाता है तो किसी में अशुभ, और किसी धर्म में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो ये सब चीज मानते ही नहीं। और मैं भी नहीं मानता। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं, समझे तुम दोनों? कछुआ डरते हुए कहता है, यार, तुझे नहीं मानना तो मत मान, पर तुम दोनों ने ठीक नहीं किया ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलकर। तुझे पता भी है ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा बंद करने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी थी? युग चौंकते हुए कहता है, दरवाजा बंद करने के लिए लोगों ने जान दी थी, पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी